नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ सवालों के बारे में जो कि अधिकतर हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत पॉलिटी से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, यहाँ तक कि करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल होंगे हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन-सा सहकारी संघवाद का उदाहरण है? यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उदाहरण है। और हमारे पास ऑप्शन है राज्यों की सलाह के बिना नीति आयोग द्वारा योजना बनाना, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा काराधन व्यवस्था, राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश से बाहर रखना और केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करना। तो इसमें से जो सहकारी संघवाद है वो ऑप्शन है हमारा बी। समझते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग योजना बनाता है, लेकिन बिना राज्यों के सलाह योजना बनाना सहकारी संघवाद का उल्लंघन होगा। और साझा कराधान जैसे जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होती है, जो सहकारी संघवाद का उदाहरण है। वित्त आयोग की सिफारिश को राज्य भूमिका आवश्यक है, उन्हें बाहर रखना संघवाद के खिलाफ होगा। और केंद्र योजनाओं को लागू करना सरकारी ना होकर केंद्रीकरण की ओर संकेत करता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम अपने। तो जलवायु परिवर्तन का हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ता है? तो जैव विविधता में वृद्धि होती है, ग्लेशियर को तेजी से पिघलना होता है, पर्यटन में स्थायित्व आता है और सर्दियों की अवधि लंबी होना होता है। और इसका आंसर सही है, ग्लेशियर का तेजी से पिघलना। जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को नष्ट करता है, ना कि बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन से हमारी जैव विविधता का ह्रास होता है। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना से जल संकट और आपदाएं बढ़ रही है, जो हिमालय क्षेत्र के लिए प्रमुख चिंता है। पर्यटन अस्थिर होता जा रहा है, जिसमें पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है। और सर्दियों की अवधि में कई क्षेत्र कम हो रही है, जिसमें मौसमी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। और इस कारण से हमारा आंसर सही होगा बी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो दक्षिण चीन सागर विवाद भारत की किस नीति से जुड़ा है? तो नमामि गंगे योजना, एक्ट ईस्ट नीति, मेक इन इंडिया, संगमरमर परियोजना। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी, एक्ट ईस्ट नीति। समझते हैं नमामि गंगे परियोजना। तो नमामि जो गंगे परियोजना है वो है गंगा नदी की सफाई से संबंधित। और एक्ट ईस्ट नीति जो है भारत की एशिया में रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की नीति है, जो आसियान और दक्षिण चीन सागर विवाद से जुड़ी हुई है। यहाँ सी आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि जो ये नीति है विदेशों से नीति से संबंधित है। मेक इन इंडिया जो नीति है वो हमारी मेक इन इंडिया जो हमारी जो नीति है वो जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ी हुई है। और जो अगली यूनिट है दक्षिण चीन सागर, तो या समुद्री बंदरगाहों विकास से संबंधित है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। तो शिक्षा में सीखने का परिणाम का सही परिभाषा क्या है? शिक्षा में सीखने का परिणाम कोई सही परिभाषा क्या है? तो बच्चों की स्कूल में उपस्थिति, बच्चे द्वारा अर्जित कौशल और ज्ञान, शिक्षकों की संख्या और स्कूली इमारतें और सुविधाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बच्चों द्वारा अर्जित कौशल और ज्ञान। केवल उपस्थिति यहाँ नहीं पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। शिक्षकों की संख्या एक संसाधन है, परिणाम नहीं है। स्कूल संरचना और भी परिणाम नहीं दर्शाती है, एक सहायक पहलू है। और सही आंसर हो जाएगा कि लर्निंग आउटकम का अर्थ है कि छात्र ने वास्तव में क्या सीखा, जैसे गणित पढ़ाई समझ, क्या समझा उस पढ़ाई का, कहाँ इम्पोर्टेंस है, ये बताता है। तो ये था हमारे आज के कुछ सवाल। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।